अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट RN फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी के केमयू पास पेपर के पार्ट 2 को आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये पास पेपर जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल जो है साबित हो सकती है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे पेपर्स आते हैं कि उसमें सारे MCQ जो है वो पास पेपर से लिए गए होते हैं, लेकिन ये बाय चांस होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपके जो पेपर्स एग्ज़ाम में होने वाले हैं तो वो पास पेपर से ही वो MCQ जो है आपको मेंशन किए गए हो सकता है कि सारे पेपर जो है उसमें फ्रेश MCQs जो है वो आपको मेंशन किए गए हो आपके कोर्स करिकुलम के मुताबिक, या ऐसे भी हो सकता है कि कुछ पेपर जो है उसमें पास्ट MCQs जो है वो मौजूद हो और कुछ पेपर जो है वो सारे फ्रेश MCQs से बनाए गए हो। तो ये बाय चांस होता है, ठीक है, कि पेपर जो है वो पास पेपर से आया हो। तो आप लोगों ने हर तरीके से अपने आप को जो है तैयार रखना है एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं भी इसी कोशिश के बेस पर आप लोगों को जो है जितना मुझसे हो सकता है आप लोगों की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ताकि आप लोग बहुत कुछ जो है सीख जाए कम से कम टाइम में। चैनल को आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसी चैनल के ज़रिए आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें आपके 4th सेमेस्टर तक जो है मिलेंगी। तो चैनल सब्सक्राइब करना आपने भूलना नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको पता है कि इस MCQs के पार्ट 1 में हमने MCQs 35 तक जो है डिस्कशन कर ली थी। अब हम आ जाते हैं MCQs नंबर 36 की तरफ। MCQs नंबर 36 में कहता है कि मैकेनिज्म ऑफ पेनिसिलिन एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट इज। हमारे साथ जो पेनिसिलिन एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट होते हैं पेनिसिलिन का, ठीक है, तो ये किस तरीके से काम करते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो आप सबको मैं बता चुका हूँ लेक्चर्स के दौरान कि पेनिसिलिन जो है, और पेनिसिलिन हो गया, सेफलोस्पोरिन हो गए, इसमें बीटा लैक्टम होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये बीटा लैक्टम जो है बैक्टीरियल सेल में एंटर होकर वहां पर जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम होता है जो कि बैक्टीरिया के इर्द गिर्द सेल वॉल को बनाने का काम करती है। तो ये जो एंटीबैक्टीरियल पेनिसिलिन होते हैं, ये उस बैक्टीरियल सेल में जाकर उस बीटा लैक्टमेज एंजाइम को क्या कर लेते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया फिर अपने इर्द गिर्द सेल वॉल जो है वो नहीं बना पाती। तो इस वजह से ये जो हमारे साथ पेनिसिलिन होते हैं, ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, इसकी इनहिबिशन करती है। इनहिबिशन से मुराद रोकना, ठीक है। बीटा लैक्टमेज एंजाइम को अपने फंक्शन करने से क्या करती है, रोकती है। तो MCQs 36 में आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, इनहिबिशन ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेशन इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। तो आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन ए जो है आपके पास क्या आएगा, सही आएगा। ट्रांसपेप्टाइडेशन मतलब जो बैक्टीरियल सेल वॉल होता है, यह किससे बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है ना। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन किस चीज से बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है सेल वॉल को बनाता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये काम करते हैं। तो इसमें आपके पास जो है मेरे ख्याल में इनहिबिशन ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेशन इन द बैक्टीरियल सेल वॉल या इनहिबिशन ऑफ बीटा लैक्टमेज इन द बैक्टीरियल सेल, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास जो है ऑप्शन ए आएगा, ट्रांसपेप्टाइडेशन इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल में जो पेप्टाइड्स होते हैं उसकी प्रोडक्शन नहीं होती, ठीक है, वो प्रोड्यूस नहीं होते, जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल वॉल नहीं बनता, ठीक है, और इसी तरह से बैक्टीरिया जो है वो हार्मलेस हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपके पास सही आएगा। 37 में कहते हैं पिक आउट द बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर फॉर को एडमिनिस्ट्रेशन विद पेनिसिलिन। कहते हैं कि वो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर मतलब वो एंटीबायोटिक जो कि बीटा लैक्टम उसमें मौजूद होता है और उसको हम पेनिसिलिन के साथ देते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम बीटा लैक्टमेज एंजाइम को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं। तो वो कौन सा ड्रग है जो कि हम पेनिसिलिन के साथ कंबाइनली देते हैं, क्लेवरलिनिक एसिड, सल्बेक्टम, टेजोबेक्टम या ऑल ऑफ द अबव। तो 37 में आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा,
ऑप्शन ए आएगा, क्लेवुलिनिक एसिड से ये। 38 में कहते हैं कि एमिनोग्लाइकोसाइड्स हैव द फॉलोइंग अनवांटेड इफेक्ट। एमिनोग्लाइकोसाइड के जो अनवांटेड इफेक्ट होते हैं तो मंदरजाइन में से कौन सा है? पेनसाइटोपिनिया, हेपाटोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी या इरिटेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोजा। तो करेक्ट ऑप्शन 38 में आपके पास क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। मतलब यह है कि ये ऑटोटॉक्सिसिटी भी काज कर सकती है और आपके जो किडनी फंक्शन है उसको भी मुतासिर कर सकती है, जिसको हम नेफ्रोटॉक्सिसिटी कहते हैं। 39 में कहते हैं कि क्लोरमफेनिकोल हैज द फॉलोइंग अनवांटेड इफेक्ट। क्लोरमफेनिकोल्स के मंदरजाइन में से जो अनवांटेड इफेक्ट होते हैं, जिसको हम साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट कहते हैं, तो वो क्या है? ठीक है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, पेनसाइटोपिनिया, हेपाटोटॉक्सिसिटी या ऑटोटॉक्सिसिटी। तो इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, पेनसाइटोपिनिया। ठीक है, ये क्लोरमफेनिकोल के अनवांटेड इफेक्ट में आता है। मतलब हमारे ना चाहने के बावजूद जो है इस इफेक्ट्स को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है क्लोरमफेनिकोल। MCQs 40 में कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एम्फोटेसिरिन बी एक्शन इज। एम्फोटेसिरिन क्या है? ये आपके पास एंटी फंगल ड्रग है, आप सबको पता होना चाहिए। इसकी जो नेचर है ड्यूअल नेचर एंटी फंगल ड्रग है। मतलब यह है कि ये लिपोफिलिक भी होता है और हाइड्रोफिलिक भी होता है। इसका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है ये क्या करता है? फंगल सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स बना देता है। ठीक है, और इसी तरह से जो लिपोफिलिक पार्ट होता है एम्फोटेसिरिन बी का, तो इन पोर्स के जरिए आता है और जो एर्गोस्टेरोल होता है उसको डिस्टर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से इस सेल के अंदर, फंगल सेल के अंदर जो पोटाशियम, कैल्शियम आयंस होते हैं वो इस सेल से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेल जो है श्रिंक हो जाता है और इसी तरह से जो फंगल सेल होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से एम्फोटेसिरिन जो है ये फंगल सेल को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। तो एम्फोटेसिरिन बी का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ये क्या करता है? इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, इनहिबिशन ऑफ फंगल प्रोटीन सिंथेसिस, इनहिबिशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस या अल्ट्रेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। तो 40 में आपके पास क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। अभी मैं आपको मैकेनिज्म बता चुका हूं कि सेल मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है उसमें चेंजेस ले आती है, जिसकी वजह से सेल के अंदर जो सोडियम और कैल्शियम आयंस होते हैं, ठीक है, वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और इसी तरह से सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है, डेथ उसकी हो जाती है। 41 में कहते हैं एजोल हैव एन एंटी फंगल इफेक्ट बिकॉज। एजोल क्या है? ये भी आपके पास एंटी फंगल ड्रग है। इसके जो एंटी फंगल इफेक्ट होते हैं किस वजह से होते हैं? ये इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, आया ये फंगस सेल के सेल वॉल सिंथेसिस को रोकता है या फंगल सेल की प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है या एर्गोस्टेरोल सिंथेसिस को रोकता है या डीएनए सिंथेसिस को रोकता है। तो इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? प्रोटीन सिंथेसिस। जो एजोल्स होते हैं जो कि एंटी फंगल ड्रग है, ये फंगस सेल को अपने प्रोटीन्स बनाने का जो अमल है उसको नहीं करने देती, जिसकी वजह से फंगस प्रोटीन्स नहीं बनते, जिससे फंगस के ऑफस्प्रिंग बनते हैं। तो जब प्रोटीन्स नहीं बनेंगे तो ऑफस्प्रिंग नहीं बनेंगे, जब ऑफस्प्रिंग नहीं बनेंगे तो फंगस अपनी रिप्लिकेशन नहीं कर सकेंगी और इसी तरह से फंगल ग्रोथ जो है वो नहीं बढ़ेंगी। 42 में कहते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डिमॉन्स्ट्रेट अ फंगिसाइडल इफेक्ट एक्सेप्ट। तो यहाँ पर अब नीचे वो हाइड हुआ है, नजर नहीं आ रहा, तो ये फिर आप लोग खुद देख लीजिएगा। ठीक है, 43 की तरफ आ जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनामाइड एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट। इस सल्फोनामाइड जो है ये आपके पास एंटी बैक्टीरियल ड्रग है। ठीक है, इसके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है, सल्फोनामाइड का, तो ये क्या करता है? ठीक है, बैक्टीरिया के साथ क्या करता है? आया जो डाईहाइड्रोप्टेरेट रिडक्टेज है उसकी इनहिबिशन करता है, ये एक एंजाइम है, या जो डाईहाइड्रोप्टेरेट सिंथेज है उसकी इनहिबिशन करता है, या साइक्लोऑक्सीजिनेज
ऑक्सीजनीज एंजाइम की इनहिबिशन करता है या डीएनए गायरेज एक्टिवेशन करता है। तो 43 में आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो है ऑप्शन बी, जो डाइहाइड्रोप्टेरेट सिंथेज एंजाइम है इसको क्या करता है, स्टॉप करता है, ठीक है। और इसी तरह से फिर बैक्टीरिया अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाता। 44 में कहते हैं टिक द एंटीमाइकोबैक्टीरियल ड्रग बिलोंगिंग टू फर्स्ट लाइन एजेंट। कहते हैं कि हमारे साथ जो एंटीमाइकोबैक्टीरियल ड्रग है, ठीक है, माइको जो कि हम फंगस के अगेंस्ट भी यूज करते हैं और बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी यूज कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट लाइन एजेंट जिसे कंसीडर किया जाता है, तो वो कौन से है, PAS, आइसोनाइजिड, केनामाइसिन या पैराजिनामाइड। तो करेक्ट ऑप्शन 44 में आपके पास ऑप्शन बी आता है। आइसोनाइजिड जो है ये हमारे साथ फर्स्ट लाइन एजेंट है, ठीक है, एंटीमाइकोबैक्टीरियल ड्रग है। 45 में कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिफेम्पेंस एक्शन इज, में रिफेम्पेंस का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है, रिफेम्पेंस किस तरह से काम करता है, ठीक है। आया ये माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, आया ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को रोकता है, या टोपो आइसोमेरेज 2 की इनहिबिशन करता है, या जो कॉम्प्लीमेंट अमीनो मोनोफॉस्फेट सिंथेस होता है उसको रोकता है। तो 45 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन बी आता है। ये क्या करता है, जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है उसकी इनहिबिशन करता है, उसके फंक्शंस को रोकता है, जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग डीएनए नहीं बनते। जब ऑफस्प्रिंग डीएनए नहीं बनेंगे तो हमारे साथ ऑफस्प्रिंग फंगस सेल नहीं बनेंगे और इस तरह से फंगस की ग्रोथ नहीं होगी। 46 में कहते हैं आइसोनाइजिड हैज द फॉलोइंग अनवांटेड इफेक्ट। आइसोनाइजिड के जो अनवांटेड इफेक्ट है वो कौन से हैं, मंदरजा झेल में से आया कार्डियोटॉक्सिसिटी ये काज करता है, या हेपेटोटॉक्सिसिटी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, या लॉस ऑफ हेयर, या इम्यूनोटॉक्सिसिटी काज करता है। तो 46 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। ये हेपेटोटॉक्सिसिटी मतलब आपके लिवर को भी इफेक्ट कर सकता है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी काज कर सकती है। 47 में कहते हैं टिक द एंटीबैक्टीरियल ड्रग अ फ्लूरोक्विनोलोन डेरिवेटिव। मंदरजा झेल में से एंटीबैक्टीरियल ड्रग फ्लूरोक्विनोलोन डेरिवेटिव जो है उसको टिक करें, जो कि फ्लूरोक्विनोलोन से बने हैं। क्लोरामफेनिकोल, नाइट्रोफ्यूरोटाइन, या नेरेडिजिक एसिड, या सेफ्रोफ्लोजासिन। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास कौन सा आता है, तो ये 47 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन डी आएगा, जो कि क्या है, सेफ्रोफ्लोक्सासिन है, ठीक है। ऑप्शन डी आपके पास सही आएगा। 48 में कहते हैं द मैकेनिज्म ऑफ फ्लूरोक्विनोलोन एक्शन इज। फ्लूरोक्विनोलोन जो है ये किस तरह से काम करती है, ठीक है। आया ये फोस्फोलाइपेज की इनहिबिशन करती है, या जो डीएनए गायरेज है उसको इनहिबिट करती है, या बैक्टीरियल सिंथेसिस की इनहिबिशन करती है। तो करेक्ट ऑप्शन 48 में आपके पास बी आएगा, मतलब जो डीएनए गायरेज एंजाइम होता है उसकी क्या करता है, इनहिबिशन करता है, ठीक है। ये डीएनए गायरेज जो है ये सीजर के तौर पर काम करती है, जो कि जो डीएनए होता है उसको दो हिस्सों में कट करके उससे न्यू कॉम्प्लीमेंट डीएनए आरएनए जो है उससे बनाती है। तो ऑप्शन बी आपके पास सही आएगा। 49 में कहते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंटी मलेरियल ड्रग इन्फ्लुएंस ब्लड शीटोन एक्सेप्ट। कहते हैं कि मंदरजा झेल में से हमारे साथ एंटी मलेरियल ड्रग्स है सिवाय एक के, तो वो कौन सा है आपके पास, तो वो आपके पास ऑप्शन सी है, प्रीमोक्विन जो है ये आपके पास क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग्स में नहीं आता, ठीक है। 50 टिक द एंटी मलेरियल ड्रग इन्फ्लुएंसिंग टिश्यूज, मतलब वो एंटी मलेरियल ड्रग जो कि टिश्यूज पर इफेक्ट काज करते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन डी आएगा। प्रीमोक्विन जो है ये टिश्यूज को क्या करती है, इफेक्ट करती है। 51 टिक द ड्रग इनहिबिटिंग अनकोटिंग ऑफ द वायरल आरएनए। कहते हैं कि वो ड्रग जो वायरल आरएनए होता है उसकी जो अनकोटिंग एबिलिटी है उसको क्या करती है, रोकती है, ठीक है, जिसकी वजह से आरएनए पर अनकोडेड नहीं रहती, ठीक है,
कोट के इर्द गिर्द जो है, कोट जो है वो आरएनए के इर्द गिर्द होता है, वायरल आरएनए के इर्द गिर्द, तो वो कौन से ड्रग है जो कि इस एबिलिटी को क्या करती है, स्टॉप करती हैं। तो 51 में आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो है डाइडेनाजीन, ठीक है, ऑप्शन डी आपके पास इसमें सही आएगा, डाइडेनोजीन, ठीक है, ऑप्शन डी। 52 में कहते हैं टिक द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हर्ब एंड साइटोमेगलोवायरस इन्फेक्शन ट्रीटमेंट। कहते हैं कि वो ड्रग जो कि हम हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस और साइटोमेगलोवायरस इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं वो कौन से हैं। तो करेक्ट ऑप्शन 52 में आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, ए साइक्लोवर, ठीक है, ऑप्शन डी। 53 में कहते हैं मिथोट्रेजेट ये हमारे साथ क्या है, प्यूरिन एंटागोनिस्ट है, फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट है, एंटीबायोटिक है या एन अल्काइलेटिंग एजेंट है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आएगा, ये हमारे साथ फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट है, ठीक है। 54 में कहते हैं इंडिकेट द ड्रग बिलोंगिंग टू प्रोटोन पंप इनहिबिटर, वो कौन से ड्रग है जो कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर के तौर पर रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जो कि कॉमनली हम गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है, एसिडिटी वगैरह में यूज़ करते हैं। तो ओमेप्राजोल जो है ये आपके पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा, 54 में आपके पास ऑप्शन सी आएगा, ओमेप्राजोल, ठीक है। 55 में कहते हैं चूज द ड्रग विच इज H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, वो कौन से ड्रग है जो कि H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के तौर पर रोल प्ले करते हैं, ओमेप्राजोल, पिरिजिपिन या कार्बिनोजोलोन या रेनिटिडीन। तो आपके पास 55 में करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, रेनिटिडीन जो है ये आपके पास H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। 56 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग में काज रिवर्सिबल गायनेकोमस्टेजिया, मंदरजैल में से कौन से ड्रग है जो कि रिवर्सिबल गायनेकोमस्टेजिया काज करती है। गायनेकोमस्टेजिया जो है ये कॉमनली मेल में काज होती है ड्रग्स के अनवांटेड इफेक्ट के तौर पर, जिसमें मेल्स के जो चिस्ट होती है वो फीमेल के ब्रेस्ट की तरह हो जाती है, फीमेल ब्रेस्ट की तरह जो है उनके ब्रेस्ट हो जाते हैं, तो इसको गायनेकोमस्टेजिया कहते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी ड्रग है जो कि इस इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, लेकिन ये इफेक्ट रिवर्सिबल होता है, मतलब ड्रग को डिसकंटिन्यू करने के बाद वो इफेक्ट जो है ख़त्म हो जाते हैं, सही है। तो 56 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ये मैं आपको एक क्या करता हूँ, आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, ये आप लोगों ने खुद ही जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा। वैसे मुझे आता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा रिसर्च करें ताकि आपको ये MCQs याद रहे। 57 में कहते हैं टिक द ड्रग फॉर्मिंग अ फिजिकल बैरियर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन, कहते हैं कि वो कौन सा ड्रग है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन के लिए एज अ बैरियर जो है रोल प्ले करता है, ठीक है, जो कि हम अल्सर में जो है यूज़ करते हैं। तो रिमेटिडीन, सक्रालफेट हो गया, ओमेप्राजोल या पिरिंजिपिन, ठीक है। तो ऑप्शन 57 में आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो है सक्रालफेट। सक्रालफेट जो है ये फिजिकल बैरियर जो है बनाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन के खिलाफ, ताकि वो जो स्टमक का जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है उसको जो है डैमेज ना करे, ठीक है, इसलिए। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बी आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके फार्माकोलॉजी के पार्ट 2, ठीक है, पास पेपर्स का पार्ट 2 जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट MCQs के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।